करते हैं बेटा। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बेटा, ये इंडक्टर हमारा है बेटा 10 हेनरी का, और इसमें जो कैपेसिटर है बेटा, ये कैपेसिटर हमारा है 10 फैराड का। ठीक है बेटा। सवाल कहता है इन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 500 जूल। ठीक है बच्चा, सिस्टम की पूरी एनर्जी हमारी 500 जूल पे है। ठीक है बेटा। अब कहता है एट टी इक्वल टू जीरो, वन फोर्थ ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर, है ना बेटा, एंड इज इंक्रीजिंग, है ना बेटा, और वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चा। तो पहला सवाल पूछता है फाइंड मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है बच्चा। दूसरा पूछता है फाइंड मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर में मैक्सिमम करंट कितना होगा। ठीक है बच्चा। सी देखो, सी कहता है बेटा फाइंड पीरियड ऑफ ओसिलेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चा। डी कहता है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चा, मैग्नेटिक एनर्जी के ओसिलेशन का फ्रीक्वेंसी। ई कहता है फाइंड इनिशियल फेज ऑफ चार्ज का इनिशियल फेज क्या है। ठीक है। एफ कहता है फाइंड चार्ज एंड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के फंक्शन है। बताओ क्या क्या आएगा बेटा, चलो करो, बनाओ बेटा। फर्स्ट पेज। नहीं बेटा, स्क्रीन बिल्कुल ब्लर्ड नहीं है बच्चा। उत्कर्ष बिल्कुल ब्लर्ड नहीं है स्क्रीन, एकदम क्लियर है स्क्रीन। गुड मॉर्निंग ऋषभ। उसको कोई समझ के लिख लेगा, उसको कोई टाइटल समझ के लिख लेगा, लिखने दो। सर मैं क्लास 13 का हूँ, आईडी दे दो। ये गलत है, ये क्या है भाई, आईडी दे दूं, ये गलत है। कनिष गुड मॉर्निंग सर, कल क्विज में मजे आ गए। गुड बच्चा, क्विज कराई था तुम लोग को, अच्छा लगे, सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़े तुम लोग को।
शुभम बोलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर मुझे ये पूछना था, एट टी इक्वल टू 0, इसके बाद ये लाइन में इसका मतलब क्या है? ठीक हो बेटा, सिस्टम में टोटल एनर्जी है 500 जूल यस ना सर। बेटा, लेकिन 500 जूल का 1/4 कितना होगा, 125 जूल। यस सर। इसका मतलब ये है कि जब मैंने सर्किट स्टार्ट किया था ना, यस सर। जब मैंने सर्किट स्टार्ट किया था उस समय कुछ चार्ज था कैपेसिटर पे, और इंडक्टर में भी कुछ करंट था, है ना। और यस सर। 125 जूल एनर्जी थी कैपेसिटर के पास, और 372 जूल एनर्जी थी इंडक्टर के पास। यस सर। समझ गया अब? थैंक यू सर। ठीक है सर। ओके बच्चे करो। थैंक यू सर। ओके वेलकम बेटा। तन्मय अभी फोकस करो, सारे बच्चों अभी इस सवाल पे फोकस करो, बाकी फालतू बात नहीं। फिजिकल कराया था, कल वो बात खत्म हो गई। आज की बात जो ये है वही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। देखो रवि मीना का फर्स्ट आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी करो। तो चैट बंद ही कर देता हूँ तो फोकस कर पाओगे। चैट बंद कर दिया, कोई करो, सवाल बनाओ। मैं बताऊंगा तो आंसर मैच करना, जब मैं बताऊंगा तो आंसर मैच करना इसमें। चलो देखो मैं करता हूं अब, आंसर्स मैच करना। देखो बेटा, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में कहता है सबसे पहला मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना बेटा। तो देखो बेटा, पूरे सिस्टम की एनर्जी, पूरे सिस्टम की एनर्जी का मतलब
एनर्जी ऑफ इंडक्टर प्लस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये है बेटा 500 जूल, है ना। तो अब देखो बेटा फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, मुझसे पूछा गया है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना बेटा। तो देखो अगर तुम कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम कर दोगे बेटा, तो मैक्सिमम चार्ज मतलब क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, है ना बेटा। इसका मतलब एनर्जी ऑफ कैपेसिटर भी मैक्सिमम होगी बेटा, है ना। ठीक है, तो इसमें अगर एनर्जी मैक्सिमम होगी बेटा, इसका मतलब इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या लिखोगे, इसका मतलब हो गया बेटा क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू 500। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब हो गया बेटा क्यू नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया 2000, इसका मतलब बेटा 10 20 20 और √5 कूलम। बोलो बच्चा, समझा। अब आओ सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट कहता है बेटा फाइंड मैक्सिमम करंट, है ना बेटा। तो देखो अगर हमें करंट मैक्सिमम करना है बेटा, अगर हमें मैक्सिमम करंट करना है, इसका मतलब हो गया करंट का एम्पलीट्यूड, है ना बेटा, करंट का एम्पलीट्यूड। इसका मतलब इंडक्टर की एनर्जी जो है बेटा ये मैक्सिमम हो गई, एनर्जी ऑफ इंडक्टर मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब हाफ एल आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 500। इसका मतलब बेटा आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 10 एम्पियर। बोलो, बात समझे ना। हालांकि देखो आई नॉट निकालने का एक तरीका ये भी हो सकता था बेटा कि आई नॉट इक्वल टू हम लोग बोलते क्यू नॉट ओमेगा। बोलो बेटा, आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा भी बोल सकते थे बेटा। ठीक है, फर्स्ट में 100 आएगा, फर्स्ट में 100 कैसे आएगा, 10 है बेटा ये। अच्छा हाँ सही बोला, 1000 और ये 10, ये हो जाएगा बेटा 100। सही बोला, ये आएगा बेटा 100 कूलम। ठीक, अब देखो सेकंड थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, देखो थर्ड पार्ट कहता है कि फाइंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। तो देखो बेटा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, T बराबर 2 पाई रूट ओवर LC। इसका मतलब हो जाएगा बेटा 20 पाई। बोलो, है ना, ये हो जाएगा हमारा 20 पाई, है ना। अब देखो डी में क्या कहा था बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा बताओ, 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। बोलो बच्चा, 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। तो 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/20 पाई। इसका मतलब बेटा 1/10 पाई हो गया। बोलो, ठीक है। अब ई देखो बेटा, ई कहता है फाइंड इनिशियल फेज ऑफ चार्ज, है ना बेटा। तो देखो टी बराबर 0 पे, टी बराबर 0 पे कैपेसिटर की एनर्जी कितनी थी बेटा, 1/4। इसका मतलब 125 जूल, है ना बेटा। तो अगर ये था हमारी थी 125 जूल, इसका मतलब इतना हो जाएगा, इसका मतलब होगा बेटा क्यू स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू 125, है ना बेटा। इसका मतलब क्यू इक्वल टू कितना हो गया बेटा, क्यू इक्वल टू हो गया 50 कूलम। किस समय, टाइम बराबर 0 पे, है ना बेटा। अब देखो चार्ज का इक्वेशन क्या लिखते हो तुम, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साई। बोल बेटा, है ना। अब सोचो अगर मैं टाइम 0 पुट करूं तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 50, और ये कितना था बेटा 100। ये हो जाएगा साइन 0 प्लस साई। इसका मतलब साई इक्वल टू कितना होगा, या तो 30 डिग्री होगा बेटा, या तो 150 डिग्री होगा। बोलो, साइन 30 की वैल्यू भी हाफ होती है बेटा, और साइन 150 की वैल्यू भी हाफ होती है। अब बोलो क्या लोगे एंगल, 30 लोगे या 150 लोगे बेटा। बोलो बेटा 30 ना, बिल्कुल सही 30 हमारा होगा बेटा, क्योंकि 30 डिग्री में, इसलिए क्योंकि सवाल में क्या कहा था बेटा, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए 30, अगर घट रहा होता तो क्या होता 150 होता, है ना बच्चा। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल फेज साई इक्वल 30 डिग्री, यही हमारा हो जाएगा बेटा आंसर। इसको तुम π/6 भी कह सकते हो। अब आ जाओ एफ में, एफ में क्या कहता है, चार्ज और करंट दो निकालो फंक्शन ऑफ टाइम, है ना बेटा। तो देखो बेटा टाइम पीरियड हमारा इतना आएगा, तो ओमेगा कितना होता है 2π/t ना बेटा। तो 2π/t करो तो 1/10, है ना।
तो देखो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट हमारा बेटा 100 इंटू साइन इंटू ओमेगा टी। ओमेगा हमारा हो गया 1/10 इंटू टी प्लस हो गया बेटा पाई/6, है ना। अब करंट क्या बोलोगे बेटा, इसका डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू हो जाएगा कॉस इंटू 1/10t प्लस पाई/6। बोलो बेटा, समझा ना। तो अगर टाइम फंक्शन में चार्ज निकल गया बेटा, टाइम फंक्शन में चार्ज निकल गया, टाइम फंक्शन में करंट निकल गया, तो अब तो हमसे जो कुछ ही पूछेगा सब निकाल सकता है बेटा तुम, है ना। कुछ भी निकाल सकते हो ना। लिख लो फटाफट। नोट कर ले बच्चा। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ हुआ है, अभी थोड़ा सा ब्लड हुआ होगा स्किन, अभी ठीक हो जाएगा। 1 मिनट में रुक जाओ, इम्प्रूव हो रहा है। एक 150 क्यों नहीं लिया, फिर से बता दूं बेटा, 150 नहीं लिया क्योंकि 150 के बाद क्या होता है साइन की वैल्यू, 150 की वैल्यू 150 के बाद बेटा चार्ज डिक्रीज करेगा ना, 150 के बाद चार्ज डिक्रीज करेगा बच्चा, जबकि सवाल में लिखा है कि एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए। अभी ठीक हो जाएगा, रुक जाओ 1 मिनट में। अब हो गया बेटा ठीक, चलो। अब देखो बेटा, इसी में आगे पूछता हूं सवाल। अगला सवाल है बेटा क्वेश्चन में, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन find the instant of time, find the instant of time when first time energy will be distributed equally in इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, एनर्जी जो होगा पहली बार
दोनों में कब बराबर होगा, कितने समय के बाद होगा? चलो करो बेटा, फ्रीक्वेंसी के नोट्स में चेक करो, लिखवाया पॉइंट नोट में तुमको। फ्रीक्वेंसी में दिक्कत है तो नोट्स चेक कर बच्चा। बनाओ क्वेश्चन बनाओ। फिर चैट ऑफ कर रहा हूँ, फिर फालतू बात करना शुरू कर दिया लोग। आंसर नंबर डी में पहला शब्द क्या है? एफ एनर्जी, FEN, FEN फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी। बनाओ बनाओ क्वेश्चन बनाओ, अब आंसर भेजो। नरेश का आंसर आया, अमर्थ का आंसर आया, खुश का आंसर आया, अमितेश कुछ नहीं दिख रहा लैपटॉप पे। हाँ थोड़ा ब्लर्ड है, लेकिन पढ़ने के लायक है बच्चा, अभी ठीक हो रहा है ये। क्या बोल रहा है, गलत है गलत है, इतना कौन बच्चा है? ऋषभ, ऋषभ बोलो क्या बोलना है बेटा तुमको, तुम क्या लिख रहे हो समझ ही नहीं आ रहा। ऋषभ अब बोलता ही नहीं है। फर्स्ट टाइम एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कब एनर्जी बराबर होगा? ब्लर आ रहा है, देख रहा हूँ बेटा, लेकिन मैं क्या करूं मैं इसके लिए? अब सही हो गया वीडियो?
चल देखो बच्चा मैं करता हूं, सीखो। देखो बेटा, हमसे कहा गया कि पहली बार एनर्जी दोनों में बराबर होनी चाहिए बेटा। इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ बेटा कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 250 जूल होना चाहिए बेटा, आधा। ठीक है, तो वीडियो रुक गया क्या? वीडियो रुक गया, 1 मिनट रुको। चलो देखो बेटा, मैंने कहा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 250 जूल होना चाहिए बेटा, है ना? ठीक है, ब्लड भी हो रहा है वीडियो, अभी ठीक हो जाएगा, रुको 1 मिनट में। चलो देखो, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बेटा 250 जूल। तो देखो बेटा, कैपेसिटर की एनर्जी अगर 250 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू 250 जूल, है ना बेटा? इसका मतलब बेटा क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 गुना 2 गुना 10। बोल बच्चा, ठीक है। इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो गई, क्यू की वैल्यू हो गई बेटा, ये हो गया 50 √2 कूलम। बोल बच्चा, ठीक है, बात समझा बेटा? अगर 50 √2 कूलम हो गई, तो अब देखो बेटा, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना लिखा तुमने था, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने ये लिखा था ना बेटा, बोलो, ये लिखा था ना। इसका मतलब Q इक्वल टू पुट कर दो 50 √2 इज इक्वल टू, ये बेटा 100 ऑफ साइन ऑफ, ये बेटा T/10 प्लस π/6, है ना बेटा? इसका मतलब हो गया कि T/10 प्लस π/6 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हो जाएगा 1/√2, है ना? 1/√2 क्या होगा बेटा, बोल? 1/√2 में कितना होता है वैल्यू, 45 ना? 1/√2 में वैल्यू होती है बेटा 45। 45 का मतलब क्या होता है बेटा, तो π/4। इसका मतलब T/10 इक्वल टू π/4 माइनस π/6। ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू π/12। बोलो बेटा, होगा? इसका मतलब T इक्वल टू 5 π/6। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया था ये, बिल्कुल सही बेटा, गुड। ठीक है बच्चा, इसको चार्ज कर दिया मैंने बेटा कितना, 20 वोल्ट तक, है ना बेटा? इसको चार्ज कर दिया मैंने बेटा 20 वोल्ट तक, है ना? अब कहता है एंड देन एट t इक्वल टू 0 स्विच इज कनेक्टेड टू a। क्या किया, t बराबर 0 बेटा, t बराबर 0 पर स्विच को a से बेटा हमने, अच्छा बार बार क्या लिख रहा है, 5 π/3 है आंसर, 5 π/3 आएगा क्या? देखो सब लोग, 5 π/3 आएगा क्या आंसर, है ना? ठीक है ना आंसर ये, हाँ चल ठीक है। देखो बच्चा, तो t बराबर 0 पर हमने स्विच क्लोज कर दिया बेटा ए से, स्विच क्लोज कर दिया ए से, है ना बेटा?
ठीक है, बात समझे। टी को जोड़ दिया बेटा, ए से जोड़ दिया स्विच को, है ना, एंड एंड आफ्टर t1 सेकेंड, आफ्टर t1 सेकेंड स्विच इज कनेक्टेड टू बी। समझा बेटा, t1 सेकेंड के बाद क्या किया मैंने कि स्विच को बी से कनेक्ट कर दिया, है ना, एंड 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 देन आफ्टर t2 सेकेंड स्विच इज डिसकनेक्टेड। समझा बेटा, स्विच हमने क्या किया, डिसकनेक्ट कर दिया। समझा बात को, स्विच को हमने बेटा डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, एंड 40 फैराड is 40 farad is charged, 40 farad is charged up to 10 वोल्ट। समझा बेटा, और 40 फैराड क्या हो गया बेटा, 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया। समझा बेटा, 40 फैराड 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया। तो सवाल पूछता है फाइंड t1 प्लस t2, इसका मिनिमम वैल्यू कम से कम क्या होगा। समझा बच्चा, दोनों टाइम का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। बेटा स्क्रीन अभी एकदम क्लियर है, अभी कुछ बोलने का नहीं बच्चा। जब तक हम स्क्रीन के सामने रहते हैं तो स्क्रीन पर नहीं होता है, और जाते ही ब्लर हो जाता है। अभी तो स्क्रीन पे नहीं हूं मैं, अभी स्क्रीन पे नहीं हूं, और स्क्रीन एकदम परफेक्ट है अभी। चलो बच्चे बनाओ। नहीं बच्चा, क्वेश्चन में एक ही पार्ट, दो पार्ट नहीं है बेटा, क्वेश्चन में दो पार्ट नहीं है, क्वेश्चन में बेटा एक ही पार्ट है। नीचे का कट गया, नीचे कुछ है ही नहीं। देन एट t इक्वल टू 0 स्विच इज कनेक्टेड टू ए, बस इतना ही लिखा है। और t1 सेकंड के बाद स्विच को बी से कर दिया कनेक्ट। देखो नीचे कुछ भी नहीं है, बनाओ बेटा। नहीं, ऑटो फोकस तो हटा दिया मैंने। एस टू बी के बाद क्या लिखा है, एंड देन आफ्टर t2 सेकेंड लिखा, एंड देन आफ्टर t2 सेकेंड स्विच इज डिस्कनेक्टेड। ऋषभ अगर तू अब नहीं बोलेगा तो मैं तुमको बाहर निकाल दूंगा। चलो अनम्यूट करो ऋषभ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्लास 13 का हूँ, लेकिन मेरे पास आईडी 12th की है। आप क्लास 13 की आईडी दो प्लीज। तो अगर तू 13 का है तो इसमें कर क्या रहा है, बोलो। तो अपने बैच की आईडी मांगो यार किसी से। मेरे पास आईडी किसी बैच की नहीं होती, मेरे पास सिर्फ लॉगिन पासवर्ड होता है, होस्ट आईडी होस्ट पासवर्ड। आदित्य का आया आंसर, बाकी बच्चे भी करो।
चलो बच्चा देखो, देखो अगर कहें t बराबर 0 तो सिस्टम की एनर्जी कितनी है बेटा? तो कहें कैपेसिटर की एनर्जी बेटा हाफ सी वी स्क्वायर। बोलो, कैपेसिटर की एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, ये बेटा कितना? 20 वोल्ट। तो देखो बेटा ये कितना हो गया? ये हो गया हाफ इंटू सी। सी हमारा कितना बेटा? ये है 20, और ये भी हो गया 20 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा हमारा, अच्छा 20 था वो, एक मिनट रुको रुको, सॉरी बच्चा, सवाल जब देना चाहिए मुझे, ऐसा नहीं हो पाया, एक मिनट रुको। सवाल मुझे करना चाहिए, डाटा में चेंज कर रहा हूं, इसको 10 कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा ये हमारा हो गया 10 इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब देखो हाफ इंटू 10 इंटू 20 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा बेटा 2000 जूल। बोलो, ठीक है। और देखो बेटा अभी अभी मैंने स्विच क्लोज किया, इंडक्टर में कोई करंट नहीं है बच्चा, इंडक्टर में कोई करंट नहीं है, तो इंडक्टर की एनर्जी 0 हो गई बेटा, है ना? इसका मतलब इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई? तो सिस्टम की एनर्जी हो गई बेटा 2000 जूल। बोलो बेटा, ठीक है। और देखो बेटा फाइनली, अगर मैं कहूं फाइनली, तो फाइनली क्या कहोगे? कहोगे बेटा फाइनली हमारा ये होना चाहिए कि, फाइनली हमारा ये होना चाहिए कि यू कैपेसिटर की एनर्जी हो गई हाफ इंटू 40 इंटू 10 स्क्वायर। बोल बच्चा, हाफ 40 इंटू 10 स्क्वायर, कहा गया 10? ठीक है बच्चा, तो ये कितना हो गया? ये भी हो गया तुम्हारा 2000 जूल। बोलो बेटा, ये भी हो गया हमारा 2000 जूल। इसका मतलब क्या समझ में आया तुमको बेटा? इसका मतलब ये है कि इसकी सारी की सारी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई। बोलो बेटा, है ना? इसकी सारी की सारी एनर्जी जो इसमें ट्रांसफर हुई, कैसे हुई बेटा? पहले इसमें से इसमें गया और इसमें से इसमें गया, है ना बेटा? ठीक है, तो बताओ अगर इस पे चार्ज हमारा मैक्सिमम बेटा, इसका मतलब ओसिलेशन में कौन सा पॉइंट है? बोलो बेटा, इस पे चार्ज मैक्सिमम हुआ, इसका मतलब ओसिलेशन में कौन सा पॉइंट? एक्सट्रीम पॉइंट, है ना बेटा? अब बोलो, इसमें चार्ज 0 हो गया, तो ओसिलेशन का कौन सा पॉइंट? बोलो बेटा, बोलो बोलो, मीन पोजीशन। तो अब बताओ, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन आने में कितना समय लगता है? मीन से एक्सट्रीम में कितना समय लगता है? बोलो बोलो, T/4। बिल्कुल सही बच्चा। इसका मतलब बोलो T1 का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया बेटा? T1 का मिनिमम वैल्यू हो गया T1/4, है ना बेटा? और T2 का मिनिमम वैल्यू ये भी कितना हो गया? T2/4। बोलो बेटा, है ना? हुआ क्या? ये गया बेटा एक्सट्रीम से मीन, है ना? एक्सट्रीम से मीन गया बेटा, तो इसकी सारी एनर्जी इसके पास चली गई, है ना? और ये भी फिर एक्सट्रीम से मीन गया, तो फिर यहां चली गई एनर्जी, है ना? इसका मतलब इसने पूरा किया एक्सट्रीम से मीन, और ये पूरा किया अपना, ये भी एक्सट्रीम से मीन। इसका मतलब इस सर्किल का, इस साइकिल का T/4 और इस साइकिल का भी T/4, है ना बेटा? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 1/4 ऑफ 2 पाई स्क्वायर रूट LC। LC कितना हो गया बेटा? 10 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 5 पाई। बोलो, ठीक है। और ये हमारा कितना बेटा? 1/4 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट 10 इंटू 40, कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 4 20, ये हो जाएगा बेटा 10 पाई। बोलो, ये हो जाएगा बेटा हमारा 10 पाई। ठीक है, इसका मतलब T, जो कि हमारा T1 प्लस T2 पूछा गया था, मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगा बेटा 15 पाई सेकेंड। बोलो, ये बात समझ में आई? ये हमारा हो जाएगा बेटा 15 पाई सेकेंड। ठीक है, लिख लो।
हिमांशु बोलो। मैंने हैंड रेस कर दिया था। उत्कर्ष। सर तो फिर इसका एनर्जी निकालने का मतलब क्या रहा सर, जब बाद में सब इससे ही आंसर आ एनर्जी गया निकाल तो के बाद समझ में आई कि इस वाले कैपेसिटर की पूरी पूरी एनर्जी उस वाले कैपेसिटर में चला गया। सर पर तो क्वेश्चन से भी तो समझ में आ रहा है कि सर टी इक्वल टू 0 पे हमने ए से कनेक्ट किया, फिर जब उसको हाँ। बी से कनेक्ट किया तो सारी एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाएगी ना सर। नहीं 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 नहीं, वैसे करेंगे तो इंडक्टर की एनर्जी वहां पे जाएगी ना बेटा। तो इंडक्टर में कितनी एनर्जी है वो तो अलग अलग हो सकता है, वो तो ऑसिलेटिंग है बेटा। अच्छा ठीक है सर। हम्म। ठीक ठीक ठीक। सौरभ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अगर इसमें मैक्सिमम टाइम पूछता कितना लगेगा तो हम कैसे निकालते सर? हाँ, ओसिलेशन में कोई मैक्सिमम टाइम हो सकता है क्या बताओ? तो बार बार जाएगा फिर तो इन्फिनिटी आएगा आंसर, है ना? ओ यस सर, वो आ जाएगा आएगा। हाँ। यस। रवि। सर जब एक्सट्रीम से मीन पे जाएगा तो उसका क्यू 0 हो जाएगा, मीन्स एनर्जी 0 हो जाएगा। हाँ। तो फिर इसका कैपेसिटर का सारा इसमें इंडक्टर में चला जाएगा, बिल्कुल सही बात। और फिर इसका इंडक्टर चला जाएगा दूसरे इंडक्टर का कैपेसिटर में। यस सर, यही है नहीं? समझ गए? ओके सर। अमरेंद्र। सर ये जो आपने डायग्राम बनाया उसके नीचे हाँ सर बच्चा। वो 20 फ्राडे होगा या 10 फ्राडे होगा? नहीं, वो 10 ही है, सॉरी 10 ही है बच्चा वो। ओके सर ये डाउट। ठीक। देखो बच्चा, इस सवाल में अगर ये नहीं होता, मान लो ये सवाल सॉल्व करके 200,000 नहीं आता, है ना बच्चा? अगर ये सवाल हमारा 2000 नहीं आता, इमेजिन करो बच्चा, ये हमारा होता 1000, है ना बेटा? अगर ये होता 1000 तो कैसे करते सुनो। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इस वाले से इसको मिला एनर्जी 1000 और इसने इसको दिया 1000। बोलो बच्चा, ये बात समझ में आ रही है कि इससे इसको मिला एनर्जी 1000 और इसने इसको दिया 1000, है ना बेटा? अब सोचो, इसने इसको दिया 1000 एनर्जी बेटा, आधी एनर्जी। आधी एनर्जी का मतलब होता है चार्ज 1/√2, है ना बेटा? इसका मतलब इसका जो फेज चेंज करेगा, इसका फेज चेंज करेगा T1/8। समझो बेटा? फिर सुन लो, मीन से एक्सट्रीम π/2, π/2 में T/4, है ना बेटा? π/4 में π/2 में T/4, है ना बेटा? तो π/4 में अगर T/8 लगता है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ देखो कि अगर ये इसको 2000 से देगा बेटा 1000, इसका मतलब इसने हमारा कितना हो जाएगा बोलो? T1/8, है ना बेटा? और ये फिर अपनी पूरी एनर्जी दे दिया, तो कितना होगा आंसर? T1/8 प्लस T2/4। ये बात समझ में आई? T1/8 प्लस T2/4, है ना? इस भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, हम कहेंगे इसने इसको दिया 2000। बोलो बेटा, इसने इसको दिया 2000 और इसने इसको दिया 1000, है ना बेटा? तो क्या हो जाएगा? T1/4 और प्लस T2/8, है ना बेटा? लेकिन सुनना ध्यान से, ये भी तो हो सकता है कि इसने और इसने इसको दिया 1000, है ना बेटा? ये भी हो सकता है कि इसने इसको दिया 1500 और इसने इसको दिया 1000। बोलो बच्चा, बात समझ में आया बेटा? है ना कि यहां फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? फिर इसमें हमारे आंसर बेटा बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? आ रही है ना? नहीं सर आ रही है। एक बच्चा लिख रहा है आवाज कट कट की आ रही है। नहीं सर तो सबके बात समझ में आई बेटा? क्लियर कि जो
दोनों 2000 अगर होगा तभी हमारा क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा, है ना बेटा? नहीं तो फिर क्या होंगे, बहुत सारे इसके आंसर हो जाएंगे। माही बोलो। सर आपने 1/4 इंटू 2 पाई के बाद क्या लिखा है? रूट ओवर एल सी, एक का एल 10 है और सी 40 है। अच्छा दोनों साइड इधर वाले में नहीं, पहले साइड में 10 इंटू 10, दूसरे Yes. में 10 इंटू 40। अच्छा हाँ प्रताप, सर, आप मिनिमम जब के लिए आगे- कोई एक है। बोलो बोलो। आप जब सर आगे खड़ा होते हैं तो स्क्रीन सही आता है, फिर बैठते हैं तो ब्लर आता है सर। बेटा बोलो। बोलो बेटा बोलो। माही, सर आप जब आगे खड़ा होते हैं स्क्रीन सही आता है सर। हम जब खड़े होते सही हो, अभी नहीं आ रहा से स्क्रीन? नहीं सर ब्लर आ रहा है, फिर आवाज भी कटने लगता है। इसका वीडियो क्लियर है। एकदम वीडियो क्लियर है बेटा, बिल्कुल सही क्लियर आ बात। रहा है। मुझे भी दिख रहा है मोबाइल में अपना। क्लियर आ रहा है। हाँ, दो मेरे पास, मैं कंप्यूटर से तो लॉगिन है बेटा मेरा, और एक मोबाइल से भी लॉगिन है। सर मोबाइल मेरा में भी सही दिख रहा है कभी मुझे क्लियर बिल्कुल। आता है, कभी ब्लर आता है थोड़ा थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, अभी अभी समझ में आया ना बात सारी? यस सर। चलो आगे बढ़े बेटा। तो देख बेटा, अब तक जो हमारी बातें थी बेटा वो सेल्फ इंडक्शन की थी, तो सेल्फ इंडक्शन की सारी बातें हो गई, है ना बेटा? ठीक है, छोटी सी एक बात और कर लूं। देखो बेटा, हालांकि इसमें और भी क्वेश्चन कराए जा सकते थे, लेकिन तुम्हें बहुत सारी बातें सिंपल हार्मोनिक मोशन की याद नहीं होंगी, तुमको इसलिए दिक्कत भी हो सकता है बच्चा। अनम्यूट में कौन लिख रहा है बार बार? निखिल बोलो। और सर मान लीजिए 500 गया निखिल। सर उस, ये सर गुड मॉर्निंग सर। सर वो 500 मान लीजिए गया। आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो सर, आप माइक लगाइए सर, मेरी आवाज तो जा रही है। हेलो सर। निखिल बोलो। हेलो सर, आप मान लीजिए 500 गया सर, तो T/16 होगा सर। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। सर पाई क्योंकि 4 में देखो बेटा, पाइप, एनर्जी आधी होगी ना, यस सर, एनर्जी एनर्जी अगर आधी होगी तो तो चार्ज पाई 1 बाई बाई 4। रूट 2 होगा। यस सर। चार्ज 1 बाई रूट 2 होगा बेटा, तो cos 45 या sin 45 होगा। हाँ यस 45 सर। का मतलब पाई बाई 4। हाँ अब समझ में आया बेटा बात? यस सर, वो तो आ गया सर। जैसे आपने लास्ट में बोला ना सर कि मान लो 1500 गया, तो उसमें से सर बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे सर? तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को बनाना पड़ेगा बेटा फंक्शन। दोनों को बनाना पड़ेगा मेरे को। साइन का फंक्शन बनाएंगे बेटा, कॉस का फंक्शन बनाएंगे। एक में साइन का फंक्शन बनेगा बेटा, एक में कॉस का फंक्शन बनेगा, क्योंकि पाई बाई 2 फेज का डिफरेंस होगा बेटा, है ना? क्योंकि यस एक में सर। इंडक्टर है और एक में क्या है, कैपेसिटर है बेटा। कैपेसिटर। और फिर वहां पे लगाना पड़ेगा हमको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, और कैलकुलेशन मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो टाइम निकल के आएगा बेटा वो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में आएगा ना, बोलो। यस सर। अब क्योंकि साइन वो इनवर्स कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन करके जो फंक्शन बनता है उसको सॉल्व करना कितना कॉम्प्लिकेट होता है। यस उस सर। सवाल में कॉन्सेप्ट तो ठीक ही ठाक रहेगा बेटा, लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा उसका कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा। यस सर। चलो बेटा देखो एक चीज, सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुमने पढ़ा था m d2x बाई dt स्क्वायर प्लस kx बराबर 0, याद है बच्चा ये? बोलो बोलो। यस सर। पढ़ा था। मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस kx, यस है ना बेटा? ये क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और देखो एलसी ऑसिलेशन में क्या पढ़ा तुमने अभी? पढ़ा L ड्यू टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी इंटू क्यूब इक्वल टू 0। बोलो बेटा, ये नहीं पढ़ा? अब बताओ क्या दोनों चीजें दिख रही है बिल्कुल सेम? बिल्कुल चीजें सेम दिख रही है बेटा? दिख रही है ना बेटा, बोलो, है ना? अब चलो, तुमने एसएचएम में ही पढ़ा था डैम्प्ड ऑसिलेशन, यस सर। पढ़ा था ना बेटा? उसका इक्वेशन कैसा बना था, याद करो। उसका इक्वेशन था बेटा m डी d2x बाई dt स्क्वायर प्लस b
dx अपॉन dt, है ना बेटा, प्लस kx बराबर 0। बोलो बेटा। हाँ, b था डैम्पिंग कोफिशिएंट, हालांकि माइनस बोलते थे यहाँ माइनस बोलते थे, लेकिन तुम चलो प्लस ही मान के चलो, b नेगेटिव कर देंगे बाद में, और क्या याद आया? डैम्प्ड ऑसिलेशन में पढ़ा, तुमने पढ़ा था बेटा। तो अब सोचो, अगर मैं कहूं बेटा कि मेरा सर्किट कौन सा है, LCR है ना बेटा। LCR में क्या होगा बोलो? अब होगा L d2q बाई dt स्क्वायर प्लस R dq बाई dt प्लस 1 बाई c q बराबर 0। बोलो बच्चा, दोनों दिख रहा है बिल्कुल सेम, दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम दिख रहा है बेटा। यस सर। हाँ, तो जिस तरह से इसको और इसको सॉल्व करने में तुम्हें दिखी बेटा सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। यस सर। जैसा हमने यहाँ सॉल्व किया था बेटा, याद करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फेज वगैरह की बात करते थे, बिल्कुल वैसे ही बात यहाँ भी की है हम लोग, यस सर। है ना बच्चा। तो एक बार तुम डैम्प्ड ऑसिलेशन को रिवाइज करो, है ना, जो चीज वहां करना है बिल्कुल सेम रिजल्ट यहाँ भी करना है। बस अंतर क्या है बेटा, m की जगह पे l लिखना है, x की जगह पे q लिखना है, b की जगह पे r, k की जगह पे 1 बाई c, है ना। बाकी सारा रिजल्ट सेम टू सेम, 100% सेम। ठीक, अब चलो आगे बढ़े बेटा। अगला हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बच्चा। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, इमेजिन करो बेटा, सेल्फ इंडक्शन क्या था बताओ? अपने खुद के करंट की वजह से खुद में ही फ्लक्स बनाना, है ना बेटा। खुद के करंट की वजह से खुद में ही फ्लक्स बनाना क्या था बोलो? ये था सेल्फ इंडक्शन, है ना बेटा। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा देखो, मान लिया बेटा मैंने कि एक कॉइल सोचो, इस कॉइल में इमेजिन करो कि करंट आ रहा है बेटा I1। ये क्या है? ये है कॉइल 1, ये है कॉइल 1। ठीक है बेटा। तो इसके करंट की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, इसके करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बेटा, बोल। यस बनेगा बेटा ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ऐसा ऐसा बनेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तब सोचो बेटा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे अगर एक और कॉइल रख दें, है ना बेटा, और इसे बोलते हैं हम कॉइल 2। ठीक है ना। तो अब देखो तो बेटा, मैंने कहा B1 क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड, किसके वजह से? तो ड्यू टू कॉइल 1, कॉइल 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, किसके पास? नियर कॉइल 2, नियर कॉइल 2 के पास, है ना बेटा। ठीक है, तो अब बताओ तो ये बोल सकते हो क्या कि B1 जो होगा ये प्रोपोर्शनल टू I1 होगा? बोलो बेटा, यस सर। बोल सकते हो, है ना बेटा। तो अब बताओ, अगर कहा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स, अब कहा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल 2, दूसरा कॉइल जो हमारा है बेटा, उससे मेरे को निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फ्लक्स? तो कहोगे मैं निकालूंगा ऐसे बेटा, इसको बोलूंगा phi2। phi2 मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल 2। ठीक है बच्चा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ B1 इंटू DA2 इंटू N2। बोलो बेटा, बोलोगे? DA2 क्या है बोलो? DA2 क्या है? एलिमेंट्री एरिया ऑफ सेकेंड कॉइल, है ना बच्चा। ठीक है, तो अब बताओ, ये बोल सकते हो क्या? अब बोल सकते हो क्या ऐसा कि phi2 जो होगा ये प्रोपोर्शनल टू I1 होगा? बोलो, बोलो बेटा। अगर B1 हमारा I1 के प्रोपोर्शनल है बेटा, तो ये भी जो भी इंटीग्रेट करोगे बेटा वो I1 के प्रोपोर्शनल ही आएगा ना? बोलो, आएगा। चलो इसको लिख दिया मैंने phi21। phi21 का मतलब क्या है? फ्लक्स किस में निकाला है? 2 नंबर कॉइल में, किसके वजह से? तो 1 नंबर कॉइल की वजह से, है ना बेटा। तो इसको कहेंगे phi21 इज इक्वल टू M21 इंटू I1। बोलो बेटा, ठीक है।
ये जो हमारा M21 आया, इसको बोलेंगे क्या हम लोग बेटा? ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसका है म्यूचुअल इंडक्टेंस? ये बोलो किसका है? ऑफ कॉइल 2। किसके वजह से? ड्यू टू कॉइल 1, है ना बेटा? ठीक है, तो क्या दिख रहा है? इस वाले का फ्लक्स इस वाले करंट के प्रोपोर्शनल है बेटा, है ना? तो जिस तरह से मैंने कॉइल नंबर 2 में फ्लक्स निकाला, उसी तरह से कॉइल नंबर 1 में निकाला जा सकता है ना बेटा? बोलो। तो कहोगे ना सिमिलरली 512 मतलब क्या हुआ? फ्लक्स किस में निकाला गया? 1 में। किसके वजह से? 2 की वजह से, है ना बेटा? इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? M12। बोलो इसमें क्या लिखे? I1 की I2? I2 है ना बच्चा? ये होना चाहिए I2। ठीक है, M12 क्या हो गया? बोलो। ये हो गया बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका? फर्स्ट कॉइल ऑफ कॉइल 1। किसकी वजह से बेटा? कॉइल 2 सेकंड की वजह ड्यू टू कॉइल 2, है ना? तो अब बताओ, इस वाले में हम करंट I1 को वैरी करेंगे तो ये वैरी करेगा ना बेटा? बोलो। यस सर। इसमें करंट को वैरी करोगे तो इसका फ्लक्स वैरी करेगा, इसमें EMF आएगा बेटा, यस सर, है ना? और इस वाले में करंट वैरी करोगे तो इस वाले में आएगा EMF। यस सर। इसी को बोलते हैं क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब पहले की वजह से दूसरे में और दूसरे की वजह से पहले में। नोट कर लो इतना। सर हाँ क्या बोलते बोलो। हैं, आपने ये तो फॉर्मूला बना दिया, लेकिन ये खुद का तो फ्लक्स देगा तो प्लस होना चाहिए ना सर, दोनों का फ्लक्स मिलाकर। हाँ बेटा, पहले हम लोग सेल्फ की बात खत्म हो गई है ना बेटा? हाँ अब सिर्फ म्यूचुअल की बात कर रहे हैं, ठीक? यस फिर सर। बाद में इन दोनों को मिलाएंगे। तो पहले म्यूचुअल की बात कर लें, उसके बाद दोनों बात करेंगे ना? यस सर। राइट के लास्ट में क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ B1 dA2 into N2। नहीं नरेश, खत्म नहीं हो पाएगा आज। इंटीग्रेशन ऑफ B1 वेक्टर dA2 N2। जल्दी लिखो बेटा इसको। इरेज कर दो बच्चा। हाँ प्रियांशु, ये टॉपिक खत्म करके स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। लिख लिया बच्चा? चलो देखो बच्चा, तो मान लो, इमेजिन करो बच्चा, ऐसा इमेजिन किया जाए कि सपोज करो एक सर्कुलर लूप है बेटा। एक सर्कुलर लूप नहीं, एक सर्कुलर कॉइल समझ लो, ठीक है? अब बताओ, इसका जो रेडियस है बेटा, है ना,
ये हमारा ये हुआ ना। अब सोचो इसके सेंटर में अगर एक बहुत छोटा कॉइल लगा दें, ये रेडियस स्मॉल आर और ये रेडियस कैपिटल आर, जहां स्मॉल आर की वैल्यू बेटा कैपिटल आर से बहुत छोटी है ना बेटा। तो सोचो ऐसा माना जा सकता है ना बेटा, बोल कि इसके वजह से इसके पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। बोल बच्चा, तो इसमें अगर करंट हम मान लें कैपिटल आई, तो इस वाले से फ्लक्स निकाल सकते हो, बोलो है कि नहीं। तो इस वाले करंट की वजह से बेटा इसमें फ्लक्स निकाल सकते हो। तो क्या करना, दैट फ्लक्स इक्वल टू एम इंटू आई। तो इसका निकल गया बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोलो इसका बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल जाएगा ना। लेकिन सोचो बेटा कि अगर हमें उल्टा निकालना हो, उल्टा निकालना हो मतलब अगर मैं इसमें करंट मान लू स्मॉल आई, तो अब बताओ बेटा इसके करंट की वजह से क्या इसमें फ्लक्स निकाल पाओगे? सोचो इस वाले के करंट की वजह से बेटा इस वाले में फ्लक्स निकालना इम्पॉसिबल है बच्चा, बहुत टफ टास्क है। इसलिए क्योंकि हमें इसके वजह से यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पता ही नहीं है ना बेटा। तो ये निकालना बहुत मुश्किल है, जिसको मैंने M21 और M12 इतनी आसानी से लिख दिया बेटा, ये वाकई में इतना आसान नहीं है बच्चा। ये बात समझाना, ये मुश्किल क्यों है ना बेटा। इसकी मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है ना बच्चा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा ना बच्चा, बोलो बोलो है ना बच्चा। अब सोचो अगर कोई चीज जब मैथमेटिकली नहीं कर पाते हो बेटा तो क्या करते हो, एक्सपेरिमेंटली किया जाता है बेटा, है ना। जब मैथमेटिकली संभव ना हो तो एक्सपेरिमेंट ही हमारा हेल्प करेगा बच्चा, है ना। तो देखो क्या किया गया, ऑब्जर्व ये किया गया कि पहले इसमें बड़े वाले में इसमें दिया गया करंट कितना बेटा 1 एम्पियर पर सेकेंड। जब इसमें करंट दिया गया 1 एम्पियर पर सेकेंड तो इसमें ईएमएफ आया 2 वोल्ट का, है ना बच्चा, ठीक है। और जब यही 1 एम्पियर पर सेकेंड इसमें दिया गया तो फिर इसमें भी आया 1 वोल्ट का, 2 वोल्ट का। एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि इसमें 1 एम्पियर के पर सेकेंड करंट दोगे बच्चा तो इसमें आएगा 2 वोल्ट का, और जब इसमें दोगे 1 एम्पियर पर सेकेंड तो यहां भी आएगा 2 वोल्ट का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है बेटा, है ना। इसी को बोलते हैं कि हम लोग, इसी को बोलते हैं बेटा थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, है ना बेटा, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, है ना। या फिर क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम इन ईएमआई, रेसिप्रोकल थ्योरम इन ईएमआई। क्या कहता है बेटा, if two coils are linked, if two coils are linked to share their magnetic field lines, है ना बेटा। दो कॉइल्स को इस तरह से रखोगे बेटा कि दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शेयर करती हो। कहने का मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास करेगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा इससे पास करेगा, है ना। जब भी ऐसा होगा, है ना, देन हमेशा M12 की वैल्यू M21 के बराबर होगी। हर कंडीशन में ये दोनों बेटा बराबर ही आएगा, ठीक है। इसको मान लिया हम लोगों ने कैपिटल M। इसका मतलब क्या सीखा बेटा हम लोगों ने कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, हर बार दोनों बराबर ही आएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है, लिख लो, लिख ले बच्चा। अब चलो सीट निकाला जाए। हाँ बेटा कल तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी या फिर रेसिप्रोकल थ्योरम ऑफ ईएमआई। रोशन बोलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोला, बोलो।
सर फिजिक्स के डेवलपमेंट में सर एक्सपेरिमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मैथमेटिक्स? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को आगे यूज करने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए, यस है ना। यही यस समझ, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये एक मस्त गाड़ी है बेटा, और मैथमेटिक्स है उसका रोड। अगर गाड़ी तेरे को घर में रखनी है नो ना, सर। तब तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं गाड़ी चलानी है तो रोड चाहिए। थैंक यू सर। ओके बच्चों, निकालो, सीट निकाला जाए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। ग्यारह से आगे करना है हम लोग को डिस्कस ना। 11 तक कर चुके थे कल हम लोग। अरे तो हिंदी वाला खुल गया, इंग्लिश वाला कहाँ गया? ये रहा, मिल गया। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। निकाला जाए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में, अच्छा तो ईएमआई दिया था ना, मैं ईएमएफ खोल रहा हूँ यार, ये तो पूरा हो ही गया। ईएमआई खोलना है मुझे ना। निकल जा, बुराई खत्म हो गया एक बार में। हाँ एक्सरसाइज थी आ गया है तो। देखो बच्चा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में हम लोग 11 तक कर चुके थे। चलो वहां से आगे बढ़े बेटा। सर 11 करना है सर। अच्छा 11 करना है, ओके। सर 10 तक चलो बेटा 11 करें। 11 नंबर क्वेश्चन किया जाए बेटा, देखो। सब लोग म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। देखो बेटा 11 नंबर में कहता है क्लोज सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स of constant EMF E and a choke coil of inductance L connected in series. The active resistance of the whole circuit is equal to R. It is in a steady state. At the moment t equal to 0, the choke coil inductance was decreased abruptly 4 times. The current in the circuit as a function of time t क्या होगा? देख दो बच्चा, एक सर्किट में एक सेल है बेटा, इस सेल में एक इंडक्टर है और इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आर है, तो इसका ईएमएफ ई है बेटा। तो बोलो इसमें कितना करंट आया होगा स्टेडी स्टेट में? बोलो बच्चा। ई बाई आर। ई बाई आर, है ना बच्चा। स्टेडी स्टेट का करंट हो गया होगा हमारा बेटा ई बाई आर, ठीक है। अब कहता है कि ऑल ऑफ ए सडन इंडक्टेंस का वैल्यू घट गया, टी बराबर 0 हुआ। ये किसी भी कारणों से, क्या कारण ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका इंडक्टेंस जो पहले हमारा एल था बेटा, है ना, वो अचानक हो गया एल बाई 4। तो क्या ये अचानक सर्किट का फ्लक्स चेंज करेगा बच्चा? नो सर। नो सर। नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे t बराबर 0 पे, इसके t बराबर 0 पे करंट जो होगा अचानक बढ़ जाएगा बेटा। यस सर। 4 ई जितना बाई। गुना ये घट गया उतना गुना ये बढ़ जाएगा, बोलो। यस सर। तो कहता है टाइम t के बाद करंट क्या होगा? तो लगा दो फॉर्मूला, t बराबर क्या लिखते हैं बोलो? टाउ एल एन। टाउ एल एन 4 ई बाई आर। ई बाई आर माइनस 4 ई आई बाई आर। नॉट माइनस आई नॉट माइनस आई नॉट माइनस आई टू I not minus I2. यस सर। है ना। तो अब बताओ इसका स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा? ई बाई आर। ये भाई आर ही ना होगा बेटा। तो t बराबर टाउ कितना हो जाएगा? एल बाई आर, एल बाई 4 और ये हो गया आर इंटू एल एन ऑफ आई नॉट कितना बेटा? ई बाई आर ना। और आई वन हमारा कितना था? 4 ई बाई आर 4 E by R. डिवाइडेड बाई फिर ई E बाई by आर R minus
माइनस मान आई। I2 निकाल लो I2। ठीक है बच्चा, आगे चलो। 12। 12 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। 12 कहता है, देखो तो क्या, रिंग में करंट आ गया है। ए वेरी स्मॉल सर्कुलर लूप, एक वेरी स्मॉल सर्कुलर लूप है रेडियस a का, is initially coplanar and concentric with a much larger circular loop of radius b much more than a। छोड़ दो बेटा अभी है, इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का सवाल है ये। 13 बताओ हो गया। 13 डाउट है सर। 13 भी सवाल, एक मिनट रुको। 13 देखो, अच्छा ये भी वही सवाल है बेटा, ये भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही है, क्योंकि उसके वजह से करंट इसमें आएगा ना। यस सर। ये भी छोड़ो अभी, आगे चलो। 14 वही है सर आगे वो भी सारा म्यूचुअल म्यूचुअल। 14, अच्छा, हाँ 15, ये भी 16। सही वही है, यही वही है। अच्छा ये तो हो गया होगा 15। यस सर हो 15 गया। नंबर सवाल आज ही कराया तुम लोग को, यस सर। आज ही कराया सवाल ये, है ना। 16 को 16 सर डाउट इस बार ट्राई करना, डाउट है 16 में 16 साइन आ सवाल रहा है। ट्राई करना, यस सर। वाला ट्राई करना बच्चा, क्योंकि आज ही मैंने क्वेश्चन कराया ना इसका। ओके अब चलो आ जाओ पार्ट 3 में, आ जाओ 6। पार्ट 3 में 6 पूछना है। सेकंड का सी ऑप्शन। में वर्क फर्स्ट में सर, सर 6 का बी सर ऑप्शन तो सर। FM एक पीछे मिनट, लग एक रहा है मिनट, तो फर्स्ट 6 वाला का बी। पूछना है किसी को क्या? यस सर सर FM पीछे लग रहा है तो सर उसका भी तो वर्क होगा ना सर। फर्स्ट वाले का, हाँ देखते हैं बच्चा। देखो फर्स्ट में, a resistance R is connected between the two ends of the parallel smooth conducting rails। देखो बच्चा डायग्राम में, ये एक रेजिस्टेंस है बेटा, और इसके दो पैरेलल रेल्स हो गए, और एक कंडक्टर का रॉड है बेटा, ये ऐसे मूव कर रहा है ना, और इसकी स्पीड दिया बेटा v। अब देखना कहता है रेजिस्टेंस R है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है बेटा, है ना। तो बोलो तो बेटा इसमें करंट कैसे आएगा, बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा ना, सही बोला। तो इसमें हमारा सोचो कि जो पॉजिटिव चार्ज का आयन होगा, मान लो, हालांकि मूव तो करता है नेगेटिव चार्ज ना बेटा, है ना। तो देखो बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज का आयन मानोगे, कहोगे इधर जा रहा है कि नहीं, बताओ। रॉड के साथ साथ जा रहा है इधर ना, और जब करंट आएगा तो ऐसे भी जा रहा है बेटा, बोल, है ना बेटा। ठीक है। अब सोचो, अब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है बेटा, है ना, वो देखना इस वाले वेलोसिटी की वजह से कैसी, v b f, बोलो बेटा। तो इसका मतलब एक फोर्स इसके ऊपर ऐसे लग रहा है बेटा, इसके वजह से, बोलो। और देखो इस वाले वेलोसिटी की वजह से क्या बोलोगे, बोलोगे v b f, ऐसे फोर्स लगेगा बेटा, बोलो, लगेगा। यस सर। तो क्या दिख रहा है बेटा, इस वाले फोर्स का हो जाएगा पॉजिटिव वर्क, बोलो, और इन दोनों का वर्क Yes, कैसा हो sir. जाएगा, नेगेटिव होगा। तो चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0 ना बेटा, 0। तो आंसर क्या होगा, ए बी गलत हो गया, सी हमारा सही हो गया, और डी भी हमारा सही हो गया। आगे चलो। सर सेकंड के बी ऑप्शन में सर, सेकंड का सी ऑप्शन। सेकंड, एक मिनट सर, सेकंड के बी ऑप्शन में अगर डिक्रीज होता तो सही हो जाता ना सर ऑप्शन। सेकंड के बी ऑप्शन, बी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज डबल्ड, देन द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल पावर इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ रॉड। अगर डिक्रीज If होता applied इंक्रीज force is doubled, एक मिनट, a part of external force increases the velocity। B सही नहीं है क्या? नो तो सर, सही होना चाहिए। गलत है, गलत है सर। गलत क्यों दिया भाई, ये गलत क्यों दिया भाई, रुको रुको रुको। कंडक्टिंग रॉड है, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहे हैं हम लोग, है ना। और कहता है ऑन टू पैरेलल रेल्स, ये भी सही है। सी वे ऑप्शन दिया हुआ है आंसर। यस सर, और सर डी ऑप्शन में भी डाउट है सर। देखो तो
रॉड एल हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है और इसको रखा हमने बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इज कनेक्टेड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रेल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। पहला तो कहता है द थर्मल पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ये सही है बेटा, ये तो यस सर। ये सही है। अब अगर आप अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स को हम डबल कर देंगे, then a part of external power increases the velocity of the rod। सही तो है बेटा ये। सर वेलोसिटी अगर फोर्स हम बढ़ेगी डबल कर देंगे तो स्पीड बढ़ेगी ना बेटा। सर, स्पीड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा सर, उसके कंपनसेट हो सकता है। तो बाद में ना, अभी क्या होगा, अभी तो बढ़ेगा स्पीड को। जैसे कि मान लो अभी अगर सोचो, अभी अगर हमारा जो फोर्स लगा रहे हैं हम, उसके वजह से वेलोसिटी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड। बस समझाना बेटा। अब अगर मैं फोर्स लगा दूं 20 न्यूटन तो क्या होगा बोलो? एक्सीलरेट तो करेगा ना बेटा। 10 से वेलोसिटी होगी 11 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 13 मीटर पर सेकंड। ये बात और है कि 20 मीटर पर सेकंड के बाद हो जाएगा कांस्टेंट, लेकिन 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक तो वेलोसिटी बढ़ी ना बेटा। सर इसका जो सॉल्यूशन वाला पीडीएफ है सर, उसके अंदर आंसर सर ए बी डी दे रखा है। यस सर, सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर जो शीट है सर, उसके अंदर सर ए दे रखा है। नहीं तो बी आंसर होगा बेटा इसका। सीट में गड़बड़ दिया आंसर, फिर इसका मतलब ए बी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सर, डी ऑप्शन। हाँ देखता हूँ बच्चा, ए और बी समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। सी देखो, लेंज लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड इफ द रॉड इज एक्सिलरेटेड। गलत ना बेटा? एक्सिलरेट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा, बोल बेटा, है ना? लेकिन लेंज लॉ को वेलोसिटी के घटने बढ़ने से मतलब थी नहीं, उसको तो मतलब था फ्लक्स के घटने और बढ़ने का ना बेटा, बोलो। यस सर। तो गलत है ना ये। डी देखो, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट बिकम्स हाफ। देखते हैं बच्चा। अब बताओ, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ। यस सर। करंट अगर हाफ हो गया बेटा तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा? हाफ। यस सर। मैग्नेटिक फोर्स भी हाफ हो गया तो तुम आधा ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए, बोलो। तो फोर्स अगर आधा हो गया तो पावर भी आधा हो जाएगा बच्चा। यस सर। आगे चलो 5 नंबर तक। सर लेंज लॉ किस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होता? थर्ड में सर बी। लेंज लॉ उस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होगा बेटा अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, सुपर कंडक्टर वाले केस में, समझा? बाकी सारे प्रैक्टिकल केस में जब फ्लक्स घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा तो काम आएगा ये। आगे चलो 5 में। थर्ड में यस सर, बी ऑप्शन। A conducting ring is placed in uniform magnetic field which is plane parallel to the field। कहता है अब an EMF is induced। EMF हमारा आएगा बेटा रिंग में, यदि रिंग को एक्सिस के बाद घुमाएंगे। बोलो, रिंग को ऐसे घुमाओगे तो क्या फ्लक्स वेरी करेगा बेटा? नो सर। नो सर। नहीं ना। फिर कहता है इट इज ट्रांसलेटेड। अगर रिंग को ऐसे ले जाओ नो तो सर। क्या रहेगा? नहीं फील्ड करेगा। फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा ना बेटा। यस सर। अब कहता है इसको डायमीटर के अबाउट घुमाओ। यस सर। रिंग को डायमीटर के अबाउट घुमाओ, फ्लक्स वेरी करेगा। यस सर। डी कहता है इट इज डिफॉर्म्ड। ए रिंग है ना बच्चा, अब इस रिंग को डिफॉर्म कर दो तो एरिया घटेगा। यस सर। फ्लक्स भी घटेगा। एरिया घटेगा तो फ्लक्स घटेगा बच्चा। यस इसका आंसर सी होगा, डी होगा। सी डी। दस नंबर तक। सर फोर्थ है। फोर्थ डाउट है सर। Fourth, a conducting loop rotates with a constant angular velocity about its fixed diameter in uniform magnetic field। बोल बेटा, अगर कोई लूप कैसे घुमाओगे, है ना, तो इसके क्या लिखोगे? फ्लक्स B into A into cos theta। यस सर। एंगल बदलेगा ना बेटा? यस सर। यस सर। B into A into cos theta। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा EMF। यस सर। यस सर। इसका मतलब फ्लक्स अगर cos थीटा है तो EMF sin थीटा है। यस सर। अब देखो तो ऑप्शन में पहला कहता है EMF will be maximum at the moment when flux is 0। जब cos थीटा 0 होगा तो sin थीटा मैक्सिमम होगा। सही है गलत? सही।
सही है सर। सही है सर, सही है। The EMF will be 0 at the moment flux is maximum. Sin 0 तो cos maximum. यस यस सर। सर। सही है सर। See, EMF will be maximum at the moment when plane of loop is parallel to magnetic field. बोल बेटा EMF maximum होगा, इसका मतलब एंगल 0 हो गया ना, सॉरी 1 हो गया ना एंगल, sin θ 1, यस सर। sin θ 1 मतलब कितना एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर से 90 डिग्री। तो देख बेटा ये हमारा एरिया है, तो एरिया का वेक्टर कैसे मानते हो, परपेंडिकुलर ना, यस सर। यस सर। है ना, एरिया वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर। अब तुम कहते हो बेटा कि मेरा फ्लक्स वहां पे ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, बेटा देख, है ना। अब बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में कितना एंगल है, 0 0 डिग्री। 0 ना। और ये देखो प्लेन से परपेंडिकुलर है ना बच्चा, यस सर। यस सर। तो एंगल 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, पैरेलल टू प्लेन। तो सही है गलत है बताओ, सी वाला सही। सही है सर। सही है सर। सही ना हो गया। फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स एंड ईएमएफ इज पाई बाय 2। साइन और कॉस में कितना फेज डिफरेंस, पाई बाय 2। पाई बाय 2। चारों सही हो गया ऑप्शन। पाई बाय 2। यस सर। यस सर। और बोलो सर 6 का फाइव बी का ऑप्शन। सर। सर फिर भाई में पूछा सर कैसे हो करंट, गया, सर डायरेक्शन ऑफ करंट सर लेंज लॉ से निकालते हैं तो सर वो आता है सर अलग, और सर अगर फोर्स के डायरेक्शन से सर अगर देखें पॉजिटिव नेगेटिव तो सर वो अलग आ जाता है। क्योंकि तुमने डंडे को ही मान लिया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसी डंडे में तुमने ये मान लिया होगा कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो करंट नीचे आएगा, ऐसा मान लिया ना। यस सर। क्यों मानेगा, वो तो बैटरी है सर लेकिन बैटरी सर बोलो। बाकी सर वो कंडक्टर है ना सर, बचा हुआ सर जो हाँ, रेल है बच्चा सर वो मेरा, कंडक्टर। हाँ बेटा सुन, तो इसकी ना बात करेगा, अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो करंट ऐसे ना आएगा बच्चा, बोल इसमें थोड़ी बोलेगा, ये तो बैटरी है। यस सर। हाँ 6 में हो गया। 6 का बी ऑप्शन। ऑप्शन आ गया था मेरा सर, डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए आंसर। किस में, 6 में सर 5 का डी। 5 में 5 का सी आ गया सर, किंतु डी सी आ गया ऑप्शन सर, नहीं होगा। यस सर डी नहीं आ रहा सर। आ रहा है सर। आ रहा है सर मेरा। आ रहा बताओ है जब तेरा सी हो गया सर। तो सी को टाइम से इंटीग्रेट करवा जाएगा, ये सर। आ रहा है। भारी पड़ रहा है सर। सी को टाइम से इंटीग्रेट करवा जाएगा ये 0 से टी, समझा। यस। अब चलो 6 देखो। अगली क्लास है सर, अगली क्लास है सर। छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है चलो। सर 6 वाला बता दीजिए। यस सर 6 बता दीजिए। सर 6 का बी बता दीजिए सर, बी ऑप्शन। रुक सुन फिर देखो बेटा, लेंज लॉ क्या कहता है बताओ, कि हर कंडक्टर क्या चाहता है कि फ्लक्स को कांस्टेंट रखा जाए, बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब कॉइल ट्राइज टू मेक इट फ्लक्स कांस्टेंट, बोलो बच्चा, बोलो, है ना। इसलिए हमेशा क्या करता है, वो विरोध करता है ना बेटा, इसलिए चेंज का हमेशा वो विरोध करता है। बात समझा ना। तो देखो बेटा, अगर तुम किसी भी सुपर कंडक्टर में या कंडक्टर में काम करोगे, है ना बेटा, तो कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में इसी बात का डिफरेंस है बच्चा, है ना, कि ये अपने फ्लक्स को कांस्टेंट करने में कामयाब नहीं होता है, लेकिन ये अपने फ्लक्स को कांस्टेंट करने में कामयाब हो जाता है। ये बात समझ में आया। विरोध, फ्लक्स के बदलने का विरोध दोनों करेगा, फ्लक्स के बदलने का विरोध ये भी करेगा और ये भी करेगा। सोचो, जैसे मान लो, इमेजिन करो, तुमसे कहूं कि ये एक लूप है बेटा, है ना। अब सोचो, इसमें मैंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया, 10 से 12 टेस्ला कर दिया अंदर की तरफ, और तुम कहोगे ना करंट ऐसा आएगा, बोलो बेटा, आएगा ना से करंट। अब सोचो ऐसा करंट आएगा तो इसका नया मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, बाहर की तरफ, है ना बेटा। तो बताओ बीच वाले में रिजल्टेंट फील्ड कितना हो जाएगा, 12 माइनस बी, बोलो बेटा, 12 था ही ना फील्ड तो। यस सर। और उल्टा बना क्या किया, 12 माइनस बी कर देगा ना, ये समझा, है ना। लेकिन अगर ये हमारा एक सुपर कंडक्टर होगा बेटा, अगर ये सुपर कंडक्टर होगा ना, तो इतना सारा करंट देगा कि 12 माइनस बी फिर से हो जाएगा 10,
समझा? यस सर। ये बात समझ में आ गई सबको? सर यस अब सर। बताओ करंट इसमें आया कि नहीं आया? आया तो भी आया फ्लक्स बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला। तो अब बताओ 6 का ए आंसर होगा या गलत होगा? ये सही होगा। सही होगा बी बी गलत गलत होगा। बी गलत, बी सी नहीं होगा सर। सी होगा, सी होगा। होगा सर। सी सही है, डी सर सी सही है, डी नहीं है। डी गलत। डी गलत। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ो। अभी इतना ही के खत्म किया जाए, बाकी जो होमवर्क है बेटा उसमें ऐड कर लो। होमवर्क में पहले दिया था क्या तुमको मैंने? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 दिया था पूरा, तो हो गया पूरा ना? तो पार्ट 2 पार्ट 3 हो ही गया। ठीक है, अब तुम करना क्या, एक्सरसाइज 1 इसमें ऐड कर लेना। एक्सरसाइज 1 में कौन सा कहाँ तक कर चुके हैं हम लोग? हैं आई करना है, आई एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। आई करना है। यस सर, आई करना है। ठीक है, तो आई कर लेना। ओके, चलो बाय।